हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 के पूछे गए उन स्टैटिक जीके के प्रश्नों को जो उस साल तो सबसे अधिक पूछे ही गए थे, वो इस साल भी पूछे जाने की सबसे अधिक उम्मीद है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है रेलवे के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने जो भी हिस्सा ड्रॉ किया है ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, भारत का दक्षिणी हिस्सा है। तो भारत के दक्षिणी हिस्से में यहाँ आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे आप आओगे तो यहाँ आपको दिखाई देता है गोवा। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच का ये जो जोन होता है इसे ही आप बोलते हो कोंकण रीजन, कोंकण क्षेत्र। वहीं जब आप गोवा से नीचे आते हो यहाँ तक, मतलब कर्नाटका तक जब आप आते हो, कर्नाटका तक जब आप नीचे आते हो तो गोवा से लेकर कर्नाटका तक का जो जोन होता है यही जोन आपका कहलाता है मालाबार। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जोन जो होता है कर्नाटका से केरला रीजन तक आता है। तो कर्नाटका, गोवा, केरला का जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है ये कहलाता है मालाबार, और महाराष्ट्र से गोवा तक का जो रीजन होता है ये कहलाता है कोंकण। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका लाई करता है तमिलनाडु, और यहाँ पर लाई करता है आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र होता है इसे ही आप बोलते हो कोरोमंडोल। इसे आप क्या बोलते हो? कोरोमंडोल बोलते हो। और आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक का जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को आप बोलते हो नॉर्दर्न करकार, नॉर्दर्न करकार। ठीक है, तो अपना सवाल यह है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। तो ये तो दिख रहा है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही कोंकण आता है, और महाराष्ट्र के इस इलाके में, ऊपरी इलाके में यहाँ पर का जो क्षेत्र है इसको आप बोलते हो विदर्भ। ये हो गया आपका विदर्भ, और यहीं पर आपको नीचे में मिलता है एक क्षेत्र जिसका नाम है मराठवाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? महाराष्ट्र होने वाला है। ये सब के सब क्षेत्र कहाँ लाई करते हैं? तो महाराष्ट्र में लाई करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यह कह रहा है कि महाभारत के उस चरित्र का नाम बताइए जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था। ये संजय है, और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का सबसे फेमस सवाल है। इन सवाल को रेलवे हमेशा पूछता रहता है। अगला प्रश्न यह है कि किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 5 में अभिनय किया है। ये क्रिकेटर है श्रीशांत, और श्रीशांत को कौन नहीं जानता है? 2007 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, अंतिम कैच इन्होंने ही लिया था। तो श्रीसंत ने 2 फिल्मों में काम किया है, एक है टीम 5 और एक है अक्सर 5। ध्यान रखना, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि रिलायंस जियो ने इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम से अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ किया है। अभी ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? तो देखो, क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो बेसिकली एक प्रकार का डिजिटल करेंसी होता है, और ये डिजिटल करेंसी सबसे पहली बार जापान के सतोशी हिकाताओ नाम के एक बंदे ने शुरू की थी। और अभी जो सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बन चुकी है उसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है, लेकिन भारत में भारत सरकार ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने और सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बिटकॉइन को बंद रखा है। मतलब भारत की कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जबकि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की अभी बिटकॉइन चल रही है। बिटकॉइन बेसिकली होता क्या है? ये एक ऑनलाइन मुद्रा होता है जिसमें कोई ना डॉलर होता है, ना रियाल होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। बस ये एक ऑनलाइन मनी होता है जिसका ट्रांजेक्शन बहुत आसान होता है। तो सवाल ये था कि रिलायंस जियो कौन सा बिटकॉइन बनाने का काम करेगी? तो जियो क्वाइन बनाएगी, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार और आरबीआई तीनों ने इसे मना किया है ऐसा करने से। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली मुख्य नदी है ऑरेंज नदी। और मैं आपको बता दूं कि नील नदी भी दक्षिण अफ्रीका में बहती नहीं है। नील नदी जो है वो अफ्रीका में बहती है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं बहती है। कांगो नदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांगो नदी बेसिकली इसे जायरे भी बोलते हैं, जायरे नदी भी बोलते हैं। और कांगो नदी या जायरे नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 1 बार और 2 बार। मतलब विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो नदी या जायरे नदी है, ध्यान रखना है। वैसे ही भारत में एक नदी है, नदी का नाम है माही, और माही नदी किसको 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल अभी के अपना क्या है कि वो कौन सी नदी है जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो इस सवाल का जवाब है ऑरेंज नदी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि यूएस के इतिहास में वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो ध्यान रखना है वो ग्रोवर क्लीवलैंड है। ग्रोवर क्लीवलैंड एक ऐसे बंदे थे जो एक नन कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए यूएस प्रेसिडेंट बने थे। ये याद रखना है, रेलवे ने इस प्रश्न को कई बार पूछा है, ग्रोवर क्लीवलैंड। ओके, अगला सवाल है कि कोइर बोट का मुख्यालय किस भारतीय शहर में। तो ध्यान रखना है कि कोइर बोट का मुख्यालय कोचीन में है। ये कई बार पूछा गया है। कोइर बोट बेसिकली इसमें क्या होता है, नारियल से संबंधित कुछ कुछ काम होते हैं, नारियल का कैसे डेवलपमेंट किया जाए ये सारा काम होता है। कोइर बोट का मुख्यालय कहाँ है, कोचीन में है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। ये बार बार पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी 2018 में। ध्यान रखना है, भारती एस प्रधान ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एनीथिंग बट खामोश बाय शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, नाउ अपना अगला क्वेश्चन है कि विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर एयरलाइन। तो विस्तारा किसका मिला हुआ कॉन्सेप्ट है, तो सिंगापुर एयरलाइंस का मिला हुआ कॉन्सेप्ट है। दिमाग में रखना है, बहुत काम का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2017 के उपचुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे। तो ये कौन थे, गोपाल कृष्ण गांधी थे। लेकिन आपको पता है कि 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने, तो वेंकैया नायडू जी बने हैं। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि पणजी किस नदी के तट पर बसा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पणजी जो गोवा की राजधानी है वो मांडवी नदी के तट पर बसा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं अभी हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो इंग्लैंड की स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं और मैग्ना कार्टा पे सिग्नेचर हुआ था 1215 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन, जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और आपको पता है कि जीएसटी के अंदर टोटल 4 स्लैब रखे गए हैं और उन 4 स्लैबों में अलग अलग प्रकार का टैक्स रेट है। लेकिन सवाल यह है कि जीएसटी को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो राज्य है असम। ध्यान रखना है, असम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट की राष्ट्रीयता क्या है। ये बहुत टॉपिक में था जब अक्षय कुमार जी ने अपनी राष्ट्रीयता कनाडा से जाके ले ली थी। तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है कि अभिनेत्री आलिया भट्ट की क्या राष्ट्रीयता है। तो ये है ब्रिटिश। और देखो ये तो रेलवे का ऑफिशियल आंसर किए जो भी हम करवा रहे हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों को पूछा है और बार बार पूछा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। मतलब ये कौन सा स्टेट है, कौन सा जगह है जो एक आइलैंड है। तो ध्यान रखना है कि हवाई आइलैंड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। देखो दो चीज़ जानो अभी, ये हवाई आइलैंड बहुत ही सुर्खियों में है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि हवाई आइलैंड में 30 मीटर टेलीस्कोप टीएमटी का निर्माण किया जा रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। इसमें भारत भी एक सदस्य है, चीन भी एक सदस्य है, रूस भी एक सदस्य है, फ्रांस भी एक सदस्य है और यूएसए भी एक सदस्य है। दूसरी बात कि हवाई आइलैंड पे एक ऐसा वॉल्केनो है जो लगातार फट ही रहा है जिसका नाम है मौना लोआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउंट मौना लोआ। ये लगातार अभी फट रहा है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है हवाई आइलैंड से भी। हम आगे बढ़े मित्रों, उससे पहले हम आपको बता दें अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप जरूर लाभ उठाएं क्योंकि यहाँ आपको मिलता है मौका भारत के उन बेस्ट एजुकेटर्स की टीम से पढ़ने का मौका जिसको आप 4 जगह ढूंढने पे भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर एक अच्छे खासे सेलेक्टिव लोगों के द्वारा अच्छे कोर्स की तैयारी करने का पूरा मौका। तो आज ही लाभ उठाएं। करना क्या होगा, करना यह है कि आपको जाना होगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जहाँ आपको मिलेगा अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप कोड अप्लाई करें AS2021 और जब आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है कोर्स में 10% तक की छूट जो करेगा आपकी आर्थिक सहायता और रोजगार पाने में भी सहायता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान का संबंध स्लेव डायनेस्टी से है, स्लेव डायनेस्टी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश,
रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये दिल्ली की पहली महिला शासक बनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये जो कंबाला जो कि भैंसों की दौड़ होती है, बेसिकली ये कर्नाटका में मनाई जाती है, ध्यान रखना है, वहाँ का एक फेस्टिवल है कंबाला। इसी प्रकार अपना अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है? तो ये परियोजना है ब्लू फ्लैग। तो अभी ब्लू फ्लैग अभी बहुत ही चर्चा में है। ब्लू फ्लैग में क्या होगा कि आपको समुद्र की सफाई करनी है, समुद्र के किनारे की सफाई करनी है। और भारत में अभी टोटल 7 ऐसे स्पॉट खोज लिए गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग नमाजा गया है। जैसे ओडिशा का जो बालासोर का तट हो गया, उसे भी ब्लू फ्लैग दिया गया है क्योंकि वहाँ पर समुद्र तट की सफाई बहुत अच्छी है। अपना अगला प्रश्न क्या है, चलिए उसको देखते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था यह मंदिर, जिसमें कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। तो यह है गोलकुंडा का किला। तो गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि काकतीय किंगडम ने इसे बनवाया है और ये काफ़ी फेमस है, कुतुब शाही के जनरेशन में बनाया गया है। अगला प्रश्न फिर से एक बार जीएसटी से आता है। जीएसटी से पूछ रहा है कि भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो ध्यान रखना है, भारत में जीएसटी का उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है वो 28% है। मैं बता दूं कि जीएसटी के 4 स्लैब है। पहला 0% का स्लैब है जिसमें इंपॉर्टेंट खाने पीने की आवश्यक चीज़ों को रखा गया है। दूसरा 5% का स्लैब है। तीसरा 12% का स्लैब है। तीसरा 18% का स्लैब है। और जो पाँचवा है वो 28% का स्लैब है। चूँकि 0% कोई स्लैब होता नहीं है, इसलिए आप इसको काट दीजिए तो आपको ये 4 स्लैब मिलेंगे जो जीएसटी के वर्तमान में काम करने वाले स्लैब हैं। चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, भारत में जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। और सबसे पहले जीएसटी को कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले विश्व में जीएसटी को फ्रांस में लागू किया गया था। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था, ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, जितनी भी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, बेसिकली वो शाहजहां के शासनकाल में भी बनाई गई है। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहता है सारा, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं के टेन्यूर में बनाई गई है अच्छी अच्छी खूबसूरत इमारतें। अगला सवाल है कि इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ध्यान रखना है कि इंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। और चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता भी देता हूं। तो जो दक्षिण अमेरिका है, मतलब साउथ अमेरिका में आपको जहां इंडीज पर्वत मिलता है, वही आप जब नॉर्थ अमेरिका देखोगे तो वहां आपको मिलेगा रॉकी माउंटेन, रॉकीज, ठीक है। इसी प्रकार जब आप चले जाते हो अफ्रीका में, तो अफ्रीका में आपको मिलता है एटलस माउंटेन। इसी प्रकार जब आप अफ्रीका से नीचे उतरते हो, मतलब अफ्रीका से जब आप नीचे आते हो ऑस्ट्रेलिया की ओर, तो इधर आपको मिलता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एशिया में आते हो तो एशिया में आपको कौन सा माउंटेन मिलता है? तो हिमालय माउंटेन मिलता है। उसी प्रकार से जब आप चले जाते हो अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में आपको मिलता है विंसन मैसिव। अंटार्कटिका की जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन श्रेणी है वो है विंसन मैसिव। और कौन सा देश बच गया? एक देश बच गया है यूरोप। यूरोप जब आप चले जाते हो तो वहाँ आपको कौन सी माउंटेन मिलती है? तो वहाँ आपको आल्प्स माउंटेन मिलता है। ये सब याद कर लो, ये 7 के 7 इंपॉर्टेंट माउंटेन है। फिलहाल सवाल ये था कि इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो वो है साउथ अमेरिका में, जो कि है। अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं अब क्या है। अपना अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो यह कह रहा है कि उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 2019 में 1914 में शुरू किया गया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है व्हाइट सी नहर। ध्यान रखना है कि व्हाइट सी नहर क्या करता है? पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अपना अगला प्रश्न है कि सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, ये किसकी किताब है? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट जो है ये क्रिस गेल की किताब है। और सबको पता है कि क्रिस गेल एक प्रकार से सिक्सर किंग ही है। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि सिक्सर किंग जो किताब बनाया गया है वो युवराज सिंह ने लिखा है, सिक्सर किंग। और सिक्स मशीन जो लिखा है वो लिखा है क्रिस गेल ने।
अगला सवाल, मैगडेलना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना ये कोलंबिया से होकर गुजरती है, रिवर मैगडेलना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैगडेलना जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो मैगडेलना सहायक नदी है अमेजन नदी की। अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो मैगडेलना नदी है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि भारत किस वैश्विक कंपनी के साथ आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन पर भागीदारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो फेसबुक। भारत ने फेसबुक के साथ आपदा प्रबंधन पर भागीदारी किया है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसके संबंध किस देश से हैं? तो देखो, मेगास्थनीज एक ग्रीस पर्सन था, यूनान से आया था। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर? मेरे को लगता है कि भारत में इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। मैंने जितना आज तक देखा है, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, ये सवाल लगता है हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किसी न किसी टेस्ट में पूछ लिया जाता है कि हुंडई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नो डाउट शाहरुख खान है, और इसका भी जवाब है शाहरुख खान। इसको एकदम दिमाग में घुसा लो कि हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। अगला प्रश्न है कि केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? थुम्बा एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ध्यान रखना है, केरल के थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो मगध में गुप्तों ने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली डैश नदी के तट पर है। तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ध्यान रखना है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है सूरत। सूरत का ध्यान रख लेना है। सूरत जो है वो हीरे के निर्माण के लिए, हीरे के फिनिशिंग काम के लिए बहुत ही फेमस जगह है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक माउंट किलेउआ ज्वालामुखी रहा है। ये कहाँ स्थित है? तो ये हवाई आइलैंड में है। देखो, दो दो हो गया। एक मैंने भी आपको बताया था माउंट मौना लोआ। मौना लोआ जो कि हवाई आइलैंड यूएसए में है, वो भी बहुत बार फटता रहता है। और एक है किलाउ, ठीक है। तो ये किलाउ आइलैंड भी जो है, किलाउ ज्वालामुखी भी जो, ये दोनों फटता है। तो ये दोनों मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूएसए के हवाई आइलैंड पर। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ध्यान रखना है, डेड सी। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, 2018 तक डेड सी जो था वो था विश्व का सबसे खारा पानी का झील। लेकिन 2018 के बाद डेटा 2019 तक चेंज हुआ, और उसके बाद लेक वान जो था वो बन गया विश्व का सबसे खारे पानी का झील। और 2020 में फिर से डेटा चेंज हुआ, और अभी बन चुका है लेक असाल, जो कि इथोपिया में है, लेक वान टर्की में है, डेड सी आपके जॉर्डन में है, इजराइल में है, लेक असाल इथोपिया में है। और अभी सबसे खारे पानी का झील कौन बना हुआ है? लेक असाल बना हुआ है। क्यों ये डेटा चेंज हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे पानी सूख रहा है वैसे वैसे झील ज़्यादा नमकीन हो जा रहा है, और अभी सबसे खारे पानी का झील कौन हो चुका है? लेक असाल हो चुका है। चूंकि ये प्रश्न 2018 का है, इसलिए इसमें इसका उत्तर है मृत सागर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो अब आप जवाब दोगे लेक असाल, और लेक असाल कहाँ है? तो इथोपिया में है। अगला प्रश्न, पुस्तक आई डू वॉन्ट विच आई वॉन्ट, ये किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पुस्तक आई डू वॉट आई डू। ओके, तो ये पुस्तक लिखा है किसने? रघुराम जी राजन जी ने, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद को भी धारण किया था। अगला सवाल है कि पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में कौन सा शहर मिला था? तो नो डाउट मुंबई दिया गया था। इतिहास का प्रश्न है, इसे आप कर लीजिएगा कि जब पुर्तगाली राजा ने शादी किया था अंग्रेज रानी से, तो उसको क्या मिला था? मुंबई मिला था दहेज में। मतलब मुंबई किसका है? तो पुर्तगाली का दहेज का भाग है। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 के कौन से महीने में लागू किया गया है? तो वो जुलाई था। और मैं आपको पूरा बता दूं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च किया गया है, जिसको आप कहते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके गाइज, अगला प्रश्न यह है कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था, 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो बंदा है वेनसोंग। वेनसोंग को आप ध्यान में रखिएगा कि वेनसोंग
नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भी आया था और 17 वर्षों तक यहाँ पे यात्रा भी की थी। अपना अगला पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के किनारे, वो कहाँ पर है। तो देखो मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया कि दक्षिणतम बिंदु है। अब चलो जब इतना बता दिया तो दो तीन चीज़ और बता देते हैं। भारत का जो सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, जो सबसे ऊपरी पॉइंट है, जिसको आप कह सकते हो उत्तर का जो बिंदु है, नॉर्दर्न पॉइंट है, उसको आप बोलते हो इंदिरा कॉल। ठीक है, इसको आप बोलते हो इंदिरा कॉल। जबकि भारत का जो सबसे निचला बिंदु जो अंडमान निकोबार के पास हुआ करता था 2004 में सुनामी में, ये डूब चुका है। अब ये वीडियो अब ये नहीं है, इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो अब नहीं है। अभी भारत का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट बन चुका है वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम क्या रखा गया है, पिगमेलियन पॉइंट। कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम क्या रखा गया है, पिगमेलियन पॉइंट। जबकि अगर आप इधर चलो, इधर आप चलो वेस्ट की ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा किबुथु। किबुथु बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में आता है। और जब आप इधर चलो, मतलब कि वेस्ट की ओर चलो, पश्चिम की ओर चलो, तो यहाँ आपको गुजरात जाना पड़ेगा। गुजरात का जो सबसे लास्ट बिंदु है वो है गौहर मोती। गौहर मोती। तो ये चार नाम याद रखना है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी या पिगमेलियन पॉइंट, भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु, और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो है गौहर मोती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले मैं आपको बता दें कि हमारी टीम ने लाया है आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए एक श्योर शॉर्ट सक्सेस बुक, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो आप इस श्योर शॉर्ट सक्सेस बुक को खरीद सकते हैं, आप इसके पीडीएफ को पा सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको मिलेगा एक लिंक। आप इस लिंक के माध्यम से आसानी से इस किताब को खरीद सकते हैं और अपने ग्रुप डी के सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मित्रों अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।